Hello, future doctors. I welcome you all in this beautiful session on this amazing channel Akash Byju's NEET. मैं हूं विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटोर, आपका गुरु, आपका दोस्त। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज उन बच्चों के साथ बात करने वाला हूं जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2024 के अंदर। मतलब अभी से हमारे पास में 2 साल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टूडेंट जो भी 11th क्लास के अंदर आ गए हैं और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, हमें इस देश का, इस दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनना है और बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, तो केमिस्ट्री को पढ़ने का क्या रोड मैप हो, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप कैसे करें, आज इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं और बात करूंगा और बहुत अच्छे से आपको गाइड करूंगा। आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे होंगे जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो होंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, उनको कैसे हम डिवाइड करते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर, कैसे हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर करें, कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आते हैं, मतलब वेटेज क्या होता है, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी बुक से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कैसे हम एनसीईआरटी को रीड करें। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये सारी बातें आज होंगी सेशन के अंदर, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और आपको आकाश बायजूस नीट चैनल पे आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करते रहें तो कंटेंट के लिए आपको क्या करना होगा, आकाश बायजूस नीट ऑफिशियल टेलीग्राम हमारा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम पीडीएफ आपके साथ शेयर करते हैं और इस तरह से आपको कंटेंट वहां पे मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन में बाकी दुनिया से आगे रहना चाहते हैं, बाकी लोगों से आगे रहना चाहते हैं, तो जो चैनल पे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आकाश बायजूस की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे भी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। 14 डेज का ट्रायल फ्री है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहां पे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को स्टूडेंट हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर मैं सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं नीट एग्जाम में, सो अप्रोक्सीमेटली हम देखते आ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 38%, फिजिकल केमिस्ट्री 32% और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30%। और ये हमने लास्ट 10 ईयर से ये जो डेटा है कलेक्ट किया है। अब अगर हम देखें क्लास 11th के बारे में, तो क्लास 11th में जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आप केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में। सबसे पहले आपके पास में आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बट कंप्लीट केमिस्ट्री को हम 3 सेक्शन में ब्रेक करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बताता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हमारे पास में प्रेजेंट है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन। अब यार फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा जो है न्यूमेरिकल पार्ट आता है। न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे आप प्रिपेयर करें मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो बेसिक मैथ्स का पार्ट है, बेसिक मैथ्स में हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनिटरी मेथड से चीजों को सॉल्व करना, और आपको बेसिक लॉग्स की रिक्वायरमेंट होगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है ना वो हाई होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह बहुत ज्यादा डिटेल में पता हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप स्ट्रांग होने चाहिए कैलकुलेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर, एडिशन के अंदर, ये आपको बहुत ज्यादा काम आता है। फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट आपको जो है कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होनी चाहिए। कौन से फर्स्ट 30 स्टूडेंट में से अक्सर पूछते हैं, तो आप धीरे धीरे यहां पे इस तरह से स्टार्ट कर पाओगे। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक के बाद एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे, उन सॉल्व्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है कि जब हमारे पास में क्वेश्चन आता है और हमें उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है तो हम ये देखते हैं कि सर बच्चों को बहुत सी डिफिकल्टी आती है। उस डिफिकल्टी को दूर करने का सिंपल सा तरीका है, जितने ज्यादा सॉल्व्ड क्वेश्चन आप करेंगे
उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉल्व क्वेश्चन करने से फायदा क्या होता है? सॉल्व क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस मेथड से उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये बात मैंने बताई कि फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका, यहां पे बहुत आसान रिलेशन आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का आपस में काफी ज्यादा रिलेशन होता है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा, तो दो मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन का आपस में रिलेशन आता है। एक थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के अंदर रिलेशन आता है। तो आपको यहां पे सीक्वेंस को फॉलो जरूर करना पड़ेगा, मतलब एक चैप्टर की इंफॉर्मेशन दूसरे चैप्टर के अंदर यूज होगी। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कुछ रिएक्शंस आप यहां तक जानते हैं। पर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना 11th क्लास के अंदर, तो हमारे पास एक ऐसी चीज आती है जो हमने पहले नहीं पढ़ी, वो थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, मतलब कि हमारे पास में रिएक्शन मैकेनिज्म। 10th क्लास तक जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो डायरेक्ट पढ़ी है, हमने एक तरह से उसको याद किया है, हमने वहां पे मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया। सो यहां पे बहुत ज्यादा मैकेनिज्म आता है, और मैं कहता हूं कि 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पे दो चैप्टर आएंगे हमारे पास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और दूसरा आ जाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहां पे क्या करना है, आपको मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कोई रिएक्शन क्यों हो रही है, उसका क्या रिएजेंट है ना, वो रिएजेंट किस तरीके से काम करता है, किन कंडीशन में काम करता है, ये आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली नीट के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आता। वो कोशिश करते हैं कि सर चलो समझ में नहीं आ रहा या हमें तो याद हो जाएगा। पर मैं कहता हूं याद से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास जो चैप्टर आएंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे आप, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर आप कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक, हाइड्रोजन, इस तरह के बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन पे डिफरेंट चैप्टर है बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन पे आपको जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एनोमलस बिहेवियर शो करता है। इसके बाद में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 आएगा, और पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना आसान है। अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो 11th क्लास के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ है, उससे हल्की इजी हो जाएगी आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे आसान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में प्रिपेयर करना, क्योंकि जो पहले दो चैप्टर आएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इनके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं, इनके अंदर अच्छे अच्छे ट्रेंड आते हैं। बट मैं चैप्टर वाइज बताऊं आपको कैसे प्रिपेयर करिएगा। जब आप बात करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो यहां पे जो भी एक्सेप्शंस आते हैं उन एक्सेप्शंस को अच्छे से याद करिए, क्योंकि जनरल ट्रेंड पे क्वेश्चन नहीं आते, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग को इस तरह से पढ़िए कि आप मानिए कि पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग पे टिका हुआ है। मतलब ये दो जो चैप्टर होते हैं ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, इनको बोलते हैं जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री, और जनरल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो केमिस्ट्री हर एक जगह यूज हो, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक के अंदर। तो ये होगा हमारे पास में 11th का पार्ट। मैं एक बार क्विकली आपको 12th के लिए बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर 12th के अंदर भी तो हमारे पास में केमिस्ट्री की आएगी, और उसमें कौन कौन से चैप्टर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर होंगे। 12th क्लास के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे वो होंगे सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस चैप्टर में देखो मैं क्यों बता रहा हूं 12th क्लास के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बिना पढ़े, अगर आपने 11th को अच्छे से केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं करी, तो 12th क्लास में केमिस्ट्री आपको दर्द देने वाली है। उस दर्द को आपको ना मिले तो बताता हूं कि सॉल्यूशन, सॉलिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री तो हो गए चैप्टर के नेम। सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर जो आप 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके अंदर मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सब पढ़ते हो ना, सॉल्यूशंस चैप्टर में काम आएगा। सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो 11th क्लास का काम आने वाला हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 11th क्लास में जो आप पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में भी बेसिक पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के काम आएंगे। सरफेस केमिस्ट्री ऐसी है जहां पे 11th का पार्ट 12th के अंदर काम नहीं आएगा। पर हमारे पास में 3 चैप्टर ऐसे हो गए जिसमें अगर आपको 11th क्लास में नहीं आपने पढ़ा अच्छे से, तो 12th क्लास के अंदर प्रॉब्लम आनी है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स।
इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर बहुत ज्यादा हैं 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, और 12th के अंदर फिजिकल को प्रिपेयर करना आसान होता है, और जो हमारे पास में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनको प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर, नंबर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ज्यादा आता है 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास के अंदर आपके पास में आएगा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ 11th क्लास चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, आप यहां पे कुछ भी नहीं समझ सकते। आपके लिए 12th की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्लैंक हो जाएगी। अपने सीनियर से पूछिएगा, आपके देखिए जो स्टूडेंट आपको 12th क्लास में मिले और उनका उससे पूछेगा कि जब वो ऑर्गेनिक की प्रिपेयर कर रहे हो कि कितना पार्ट 11th क्लास का 12th क्लास में काम आया, तो बताएंगे एक एक रिएक्शन, एक एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग चैप्टर के अंदर, अलग अलग रिएक्शंस के अंदर। फिर से मैंने बताया कैसे प्रिपेयर करना है, मैकेनिज्म को ध्यान रखना है। मैकेनिज्म से क्या होगा, हर रिएक्शन का तो नहीं, बट जितने भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए हों, आपको रिएजेंट याद रखने हैं कि कौन सा रिएजेंट, कौन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। उससे क्या होगा कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एक ही होगा जो कि अलग अलग रिएक्शन में काम आएगा, तो उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहां पे जो हमारे पास चैप्टर आएंगे 12th क्लास के अंदर वो होंगे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। अब बच्चों अगर जब आप 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो 11th क्लास का जो पार्ट है ना पी ब्लॉक का, है ना, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की बात करते हैं। 12th क्लास के पी ब्लॉक के अंदर 15, 16, 17 और 18 ग्रुप आते हैं। अगर आपने 13, 14 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट होता है, बहुत सारे ट्रेंड रिपीट होते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 11th क्लास के 2 चैप्टर को वाकई में कमांड में करना होगा। वो 2 चैप्टर है हमारे, कौन कौन से, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना, आप डिफरेंट पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड्स, आप पढ़ेंगे यहां पे सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में, और सारे चैप्टर के अंदर वो यूज होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। शेप ऑफ द कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड, कितने लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो ये सब यूज होगा। ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्यों 11th की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रिलेशन आता है 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास के अंदर वही बच्चे परेशान होते हैं केमिस्ट्री को लेके जिनकी 11th क्लास में केमिस्ट्री वीक होती है। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप दे रहा हूं 2024 के लिए कि जब 11th क्लास में भी आप आए हो तो कैसे कैसे आप प्रिपेयर करें 12th के अंदर, फिर उसका क्या यूज आएगा। 11th स्ट्रॉन्ग कर लिए तो 12th बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यार ये वेरी करता है। अब वैसे एवरेज निकालें तो 50-50% कह सकते हैं। 12th क्लास 52% तो 11th क्लास 48%। कभी कभी ऐसा होता है 11th क्लास से 52% पार्ट आ जाता है, 55% पार्ट आ जाता है, और 12th क्लास से हमारे पास में यहाँ पे 45 to 48% पार्ट आ जाता है। तो लगभग माना जाता है कि दोनों इक्वली पार्ट आते हैं नीट के एग्जाम के अंदर। अब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएं, क्या वेटेज होगा, तो उसके बारे में जल्दी से बात कर देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर से 1, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 2, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन 1, या रिडॉक्स रिएक्शन और जो मोल कॉन्सेप्ट है ना उसको मर्ज कर दीजिए, एक ही चैप्टर मान लीजिए। सॉल्यूशंस 2, सॉलिड स्टेट 1 to 2, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से 1। ये तो हुआ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सारे चैप्टर में यूज होता है। तो आप मान सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो हाइड्रोकार्बन का भी है और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है। तो यहां से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 to 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन चैप्टर। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स 2 क्वेश्चन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 1 to 2। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास, चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से भी 3 क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 तो मिनिमम मिलेंगे। एमाइंस 1, बायोमोलिक्यूल 2 और पॉलीमर 1 to 2। ये लास्ट 3 ईयर के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि किससे कितने क्वेश्चन
पूछे गए हैं नीट एग्जाम के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करें तो हमारे पास यहां पे केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 1, हाइड्रो, अच्छा पीरियोडिक प्रॉपर्टी फिर से मैंने कहा जीओसी की तरह है कि पी ब्लॉक का जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर भी आ सकता है। ओके, पी ब्लॉक के जो क्वेश्चन है वो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन मैच कर सकते हैं आपस में। हाइड्रोजन से 1, एस ब्लॉक से 2, और हमारे पास में पी ब्लॉक से 3 to 4, डी एंड एफ ब्लॉक से 2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 और मेटलर्जी से 1 क्वेश्चन आएगा। तो अब मैंने बता दी कि किसकी क्या वेटेज है, किस तरह से आपको किसको पढ़ना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब सर कंटेंट कहां से प्रिपेयर करें, तो देख लिया कि हमने कैसे क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब हमें देखना है कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, हमें यहां पे मटेरियल कौन सा फॉलो करना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पॉइंट आता है, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर नीट एग्जाम? सो मैं कहता हूं कि यस, इसका आंसर मेरे पास में आएगा यस। और कितना परसेंट? 95%। बिल्कुल, मोर देन 95% पार्ट जो है एनसीईआरटी से ही आना है। अब एनसीईआरटी से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे आप नीट एग्जाम के लिए, मैं बताता हूं, शॉर्ट में बताता हूं क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री को जब आप प्रिपेयर करेंगे तो यह जरूर याद रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के दौरान आपको हर एक सॉल्व्ड क्वेश्चन जरूर करना है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि आप एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को आप पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, फिर उस पे आपके 2 सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए होंगे, फिर उसको आपको कुछ देर बाद आपको देखेंगे 1-2 पेज के बाद आपको सेम पैटर्न पे आपको एक कुछ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आपको एक चैप्टर के एंड में मिलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट ना उन सॉल्व क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करते, सोचते हैं कि मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आप गलती कर रहे हैं, सॉल्व क्वेश्चन करें। दूसरा सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, उनका स्टैंडर्ड होता है, उनका बहुत अच्छा लेवल है। तो आप बिल्कुल ऐसा डरे ना अगर आपसे 1 बार 2 बार 3 बार में क्वेश्चन नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करिए, थियोरी पे वापस जाइए, देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को जब सॉल्व क्वेश्चन किया था तो किस तरह सॉल्व किया गया था। आप बिल्कुल भी हेल्प बुक की मदद ना लें, आप कोई भी गाइड की मदद ना लें जहां पे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। तो आपने अगर पहले से ऐसा कर दिया कि सर पहले मैं सॉल्यूशन देख लेता हूं क्या है फिर उसको सॉल्व करूंगा, तो क्या आपका ब्रेन डेवलप होने में टाइम लेगा। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि सर 10th तक हमारे पास में क्वेश्चन इजी आते थे, 11th में एकदम से क्वेश्चन डिफिकल्ट आने लगे और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि आप प्रिपेयर होना ही नहीं चाहते। आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली देखना चाहते हैं गाइड से, हेल्प बुक से, वो मत करिए। पहले क्वेश्चन से लड़िए, भिड़िए, है ना, और उसको हराइए, उसको सॉल्व करके। अगर आप पहले 2-3 चैप्टर में प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं भाई मैं ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकता हूं या कर सकते हैं। डन। फिर इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सरसाइज के जितनी भी एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस हैं वहां पे जो थ्योरी के अंदर रिएजेंट दिए जाते हैं उनको जरूर याद रखिए। वहां पे आपको फिर भी सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, कन्वर्जन के क्वेश्चन मिलेंगे, डिस्टिंग्विश के, उन सारे पार्ट को याद रखिए। अब फिजिकल के लिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी बार आप एनसीईआरटी की लाइंस को रिवाइज करेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स आपको याद होते जाएंगे, और जितने फैक्ट आपके पास में कलेक्ट होते जाएंगे उतनी आसानी से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ओके, सो जितने ज्यादा आपको रिएजेंट याद होंगे उतनी आसानी से आप कन्वर्जन कर दोगे, उतनी आसानी से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना सीख लोगे। तो इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। अब इसके बाद में आता है सर एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक की हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी बुक्स होंगी जिसको आपको हेल्प मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी में आपको थियोरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई जो डिफरेंट पब्लिकेशन है मार्केट के अंदर वहां से कोई बुक परचेज कर लीजिए। मैंने कुछ बेस्ट बुक आपको यहां पे बताई है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। आप वी.के. जायसवाल हो गया, नरेंद्र अवस्थी हो गया, एम.एस. चौहान, और इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए और ऑर्गेनिक के लिए आप ले सकते हैं। इन सारी बुक्स को आप यूज कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। इसके बाद में हमारे पास में इसके साथ साथ बेटा आता है हमारे पास में आपको जो है लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है ना। आपको जो लास्ट 30 ईयर के ना ईयर्स के जो नीट के क्वेश्चन हैं उनको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके लिए भी बहुत डिफरेंट पब्लिकेशन है, बालाजी है, एमटीजी है, जहां से भी आपको जो है लास्ट 30 ईयर के PYQ बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करिए। तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
प्लस आपके पास में आ गया लास्ट 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे आकाश बायजूस नीट चैनल पे मैं लगातार आपके सामने 6 to 7 आता हूँ 11th क्लास और 12th क्लास का कंटेंट डिस्कस करने के लिए। सेशन ज्वाइन करते रहिए, तो मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरह से आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, किस तरह से आप उन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें जो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो मैं केमिस्ट्री को ईजी भी कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको जब नीट का एग्जाम देना है ना, आपको नीट 2024 के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का एग्जाम का पैटर्न क्या है। उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं एक बार कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न हमारे पास में जब आता है तो हमारे पास जो एग्जाम है अभी तक नीट 2020 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ऑफलाइन ही, ऑनलाइन नहीं है। 3 hours 20 मिनट का हमारे पास में ये एग्जाम की ड्यूरेशन है। इसके अंदर आपको टोटल 200 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, 50 आपके पास बॉटनी, 50 जूलॉजी। सो आपके पास 4 सेक्शन आएंगे। अब आउट ऑफ 50 आपको टोटल 45 क्वेश्चंस करने हैं। पहले कुछ है ना, इस तरह से आपको यहां पे करने होंगे क्वेश्चन। तो आप अगर यहां पे टोटल देखेंगे तो हमारे पास में 45 क्वेश्चंस को आपको करना होगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहां पे हर एक क्वेश्चन पे आपको अगर सही करते हैं तो +4 मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 0 मार्क मिलेगा, और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है -1। तो यहां पे खेल चलता है, हमारे पास गेम है ये +4 -1 का। एंड आप 4 मार्क्स कमाते हैं या 1 मार्क गवाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो 0 मिलेगा। टोटल मार्क्स हमारे पास में होता है 72 मार्क्स का एटलीस्ट हमारा पेपर होगा। और अगर आपको इसके अंदर ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट निकालनी है जनरल कोटा के अंदर, तो आपके पास में एटलीस्ट 600+ मार्क्स आने चाहिए। ये मैं मिनिमम कह रहा हूं। अगर आपको गवर्नमेंट कोटा के अंदर आपको एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको जाना है एमबीबीएस के अंदर, तो एटलीस्ट 600 मार्क्स आने चाहिए। वैसे ये 6 वेरी करता है, कभी 620 पे कट ऑफ चली जाती है, कभी 630 पे, 640 पे, तो आपके 600+ आने चाहिए, नहीं से आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है सीट नहीं मिल पाएगी। तो आपको इतनी मेहनत करनी है। यहां पे अल्टीमेटली सिर्फ कट ऑफ मैटर करती है कि आपकी क्या कट ऑफ है, फिर उसके बाद रैंक की बात आती है। यहां मैटर नहीं करेगा मैंने कितनी परसेंटेज लेके आ रहे हैं। ओके, तो मैं सारी बातें बता दी किस तरीके से आप नीट के केमिस्ट्री को प्रिपेयर करें नीट एग्जाम के लिए, क्या हमारा सिलेबस होगा, क्या हमारा वेटेज होता है पर्टिकुलर चैप्टर का नीट एग्जाम के अंदर, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स लाने हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आपके अगर और भी ढेरों क्वेश्चन है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे सर ये डाउट है, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका सजेशन चाहता हूं, क्योंकि मेरे सिर्फ सजेशंस ही हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए ऐसे सेशंस लेके आऊंगा। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का एग्जाम तो हम यहीं खत्म करते हैं और साथ साथ में आपका आज का हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास में अटेम्प्ट पे कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं नीट एग्जाम के लिए। तो बच्चों, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन, ये आपकी टैगलाइन होनी चाहिए, ये हमारी टैगलाइन है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, और अभी से आपके पास आपको एटलीस्ट, अगर आप स्कूल जा रहे हैं कोचिंग के साथ साथ 6 आवर्स की मिनिमम स्टडी करनी है नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी विद स्कूल। अगर मैं विद स्कूल कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी बताऊं ना, तो ये आपके कम से कम 12 to 14 आवर्स होते हैं। 12 से 14 घंटे आप अब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। स्कूल हो गया आपके पास में 7 to 8 आवर्स का, 4 आवर्स की कोचिंग भी हो गई, 6 आवर्स की स्टडी भी हो गई, तो ये 15 घंटे तक भी चला जाता है। 15 आवर्स तक आपको डेली इन्वेस्ट करने होंगे अपनी पढ़ाई में। रेगुलरली अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका गोल, आपका जो सपना है ना, जो आपका मकसद है, वो पूरा होगा। बट यहां पे आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, तभी जाके ये सारी चीजें आप अचीव कर पाएंगे। मेरा
मेरा साथ आपको मिलता रहेगा। बार बार मैं बताता हूं 6 to 7 मैं आकाश बायजूस नीट चैनल पे डेली मिलता हूं आपसे। जो स्टूडेंट अभी 11th की क्लास में आए हैं उनके लिए मैं 2 दिन 11th के सेशन कंडक्ट करता हूं, 2 दिन 12th के सेशन कंडक्ट करता हूं। आप उन सेशन को ज्वाइन करिए, बहुत ईजी करके मैं आपकी केमिस्ट्री को आपको पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन के बाद बताइएगा कि किस तरह के टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।